We were talking about the character table. Yesterday we talked about the different parts of the character table. ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि there are different parts of a character table. You may see a point group at the extreme left corner of the character table. You may see symmetry representation labels. You may see the symmetry operation row, the characters. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और दो कॉलम्स भी हैं जिनको हम सिमेट्री ऑफ फंक्शंस कहते हैं। तो फिर हमने ये कहा था कि करेक्टर टेबल को डिराइव कैसे करना है। सो वी स्टार्टेड दिस एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस दैट सिमेट्री ऑफ फंक्शंस जो हैं ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है टू डिराइव द डिफरेंट करेक्टर्स ऑफ अ करेक्टर टेबल। जब आप सिमेट्री ऑफ फंक्शंस पहचान जाएंगे तो उनसे ही आप करेक्टर टेबल के करेक्टर्स को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये A1 के लिए z एक्सिस पे pz ऑर्बिटल को कंसीडर करके एज अ एरो, so you can draw out all the characters of A1. A1 सिंबल क्यों लिखा जाता है ये भी हमने कल पढ़ा था, और A2 क्यों लिखा जाता है ये भी पढ़ा था। फिर A और B में क्या फ़र्क है ये भी पढ़ लिया था कि A तब लिखेंगे जब आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑपरेशन जब परफॉर्म करे और वो सिमेट्रिकल हो, सो आप A सिंबल लगाएंगे। और अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करें और वो सिमेट्रिक ना हो, एंटी सिमेट्रिक हो, so you will be denoting this operation by B। फिर ए में फिर 1 और 2 तब लिखेंगे जब सिग्मा वी जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लोकेटेड है, कोई एनीवन एंटरिंग एहसानुल्लाह तो फिर से आउट हो गया था। अच्छा, so you will see the sigma v perform the sigma v if the character of this operation is symmetrical, so you will denote it by a1। और अगर ये so you will denote it by a2। Similarly for b1 you will see again the sigma v if the principal axis is antisymmetric but the sigma v is symmetric, so you are representing it by b1, and if the principal axis is antisymmetric also the sigma v is antisymmetric, so you will denote it by b2। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने इसी तरह x p y वाले एक्सिस पे पढ़ लेते। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द रोटेशन वेक्टर, सर्कुलर वेक्टर। ठीक है, ये जो r z r y r x लिखा हुआ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कुलर वेक्टर जो है इसको हम कंसिडर करेंगे r z वाला। सो r z वाला सर्कुलर वेक्टर जो है दिस इज डायरेक्टेड इन द z डायरेक्शन। ठीक है, अब z डायरेक्शन इस तरह है, ये x डायरेक्शन है, ये इन शो के y डायरेक्शन, सो z डायरेक्शन इज इन पॉइंटिंग टुवर्ड अस। ये एरो ऐसे z के डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज आउट ऑफ द स्क्रीन। ये देखें, ये लिखा भी हुआ है द z एक्सिस इज पॉइंटिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। सो व्हेन यू परफॉर्म E on this circular vector, so it remains the same. There is no change in the direction of this arrow, so you will denote it by 1। ठीक है, similarly when you perform C2, तो इसी के ऊपर z डायरेक्शन में अब जब हम C2 करते हैं तो ये एरो तो इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है बल्कि ये घूम रहा है सिर्फ। ठीक है, तो अब हम अगर इसके ऊपर C2 करते हैं तो दिस इज मूविंग और इसमें कोई चेंज नहीं है, सो यू विल डिनोट इट अगेन बाय 1 जो इधर लिखा हुआ। अब अगर हम सिग्मा वी एक्स जेड करते हैं, जब हम सिग्मा वी एक्स जेड करते हैं z इज इन दिस डायरेक्शन, मतलब हमारी तरफ है, सो सिग्मा वी एक्स जेड इज इन दिस डायरेक्शन। प्लेन इस तरीके से
एक्स और जेड की प्लेन के ऊपर आप इसको बाइसेक्ट करें, सो इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। इस प्लेन पे जब आप इसको बाइसेक्ट करते हैं तो ये एरो जो है ये उल्टा हो जाता है, सही है। सिमिलरली आप इसको जब, ये कौन है जो बार बार आ रहा है और जा रहा है? अच्छा गुल, अच्छा। सो जब आप इसी एरो को सिग्मा वी वाई जेड डायरेक्शन में इसको बाइसेक्ट करते हैं, वाई जेड भी मतलब दिस इज इन दिस डायरेक्शन वाई जेड, क्योंकि z इज पॉइंटिंग टुवर्ड अस तो ये इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये अगेन इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। एरो की ये पहले इस तरफ डायरेक्टेड है तो नाउ इट इज एंटी सिमेट्रिक, बिल्कुल अपोजिट है, सो वी विल रिप्रेजेंट इट बाय -1। तो इधर अगर आप देखें तो इधर भी -1 लिखा हुआ है और इधर भी -1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको समझ गए तो मैं आगे प्रोसीड करूं। Please, if anybody has any question regarding this circular vector, you may ask. समझ आ रही है कि नहीं? सर सर इसका मतलब ये है कि z के अलोंग अगर इसका हम सिग्मा v बना दे तो वो अनसिमेट्रिक होगा, इसलिए ये सर्कल अपोजिट हो रहा है। मतलब एरो तो ऐसा हम इसको सिर्फ इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हमें डायरेक्शन का थोड़ा बहुत अंदाजा हो, बाकी तो इसका कुछ ऐसी बात नहीं है, ये सर्कुलर वेक्टर है, सही है। अच्छा नेक्स्ट, अब हम ये सर्कुलर वेक्टर तो आर वाई भी हो सकता है, आर एक्स भी हो सकता है, वो आप लोग कर सकते हैं। सो देयर इज नो नीड फॉर आर वाई एंड आर एक्स। नाउ मूविंग टुवर्ड दिस कॉलम, ये जो कॉलम है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, इसको लेते हैं ना। दिस इज मैंने आप लोग को पहले बताया था, इसमें जो डी एक्स ये एक्स वाई लिखा हुआ है ये असल में डी एक्स वाई है, डी डी एक्स जेड है और डी वाई जेड है। ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये एस ऑर्बिटल के लिए लिखा जाता है, ठीक है। सो डी ऑर्बिटल फंक्शंस कैन आल्सो बी ट्रीटेड इन अ सिमिलर वे, ठीक है। अब अगर हम एक्स और वाई को ले लें तो ये जो ऑर्बिटल शो किए गए ये एक्स वाई है, सो यू आर सीइंग दैट द लोब्स आर बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। जब आप इसके ऊपर ई करते हैं सो इट रिमेन्स द सेम, इनके ये लोब्स और ये लोब्स एक जैसे रहते हैं, ठीक है। इनके ऊपर असल में चार्जेस होते हैं, ये इन्होंने कलर शो किए हैं लेकिन इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जब हम बोर्ड पे ड्रा करते हैं तो हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के साथ इनको ड्रा करते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? इजाज साहब ने हाथ उठाया हुआ है। असल में ये जो हैंड का इधर लिख दिखाई दे रहा है ना, एक रेज योर हैंड, तो इसका मतलब ये है कि यू आर आस्किंग समथिंग, ठीक है, तो मुझे नोटिफाई होता है इधर। तो आप लोग जब ये करते हैं तो मुझे उधर नोटिफिकेशन आती है, तो आप लोग इसको तब उठाया करें जब मैं लेक्चर दिया करूं, तो आप उसको उठाया करें तो मुझे नोटिफाई हो जाता है। तो मतलब डायरेक्ट पूछने से पहले हाथ उठाया करें, सो आई विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चन, ठीक है। now so these lobes are colored, these are colorless. When you perform e on it, so it remains the same, there is no change, so it is symmetric operation, so you are writing 1 for it। एक्स वाई तो इसमें है ना, इस रो में, so you are having 1। जब आप इसके ऊपर C2 करते हैं so again there is no change, you are writing 1, ठीक है। लेकिन जब आप सिग्मा वी एक्स जेड करते हैं, एक्स जेड इज इन दिस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन जो है ये और जेड डायरेक्शन हमारी तरफ पॉइंटेड है,
सो एक्स जेड डायरेक्शन में जब आप इसको करते हैं सो एट मूव्स डाउन, एट मूव्स अप। तो ये देखें, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो दिस इज टोटली अपोजिट टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर, तो इसलिए हम इसको -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यू आर हैविंग एंटी सिमेट्रिक ऑपरेशन which is shown by -1. Similarly, sigma v yz will be in this direction because z is pointing toward us. तो ये इसके साथ exchange हो जाएगा और ये इसके साथ. So again the same structure is produced which is totally different from the original structure. So it is again shown by -1 और इधर -1 दिखाई दिया. So this is one xy जिसके ऊपर हम operations perform करते हैं and we write the characters in the character table. ठीक है? Any question? अच्छा, ये तो x y x z y z ये सिमिलर ही हैं, इसमें कोई ऐसे फर्क नहीं है, लेकिन ये हम ले लेते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर s ऑर्बिटल के लिए. s ऑर्बिटल इज सर्कुलर इन नेचर, ये आप लोगों को पता है. जब आप इसके ऊपर E करते हैं सो इट रिमेन्स द सेम. अगर आप इसके ऊपर C2 करते हैं इट रिमेन्स द सेम. अगर आप इसके ऊपर सिग्मा V XZ करते हैं ये इट रिमेन्स द सेम. अगर आप इसके ऊपर सिग्मा V YZ करते हैं तब भी ये सिमिलर रहता है. इसकी डायरेक्शन में न इसकी नेचर में कोई चेंज नहीं आता. तो इसलिए सब कैरेक्टर्स की वैल्यू क्या है 1 1 1 1 और इसको हमने इधर S ऑर्बिटल का वो दिया है, लेवल दिया है. सही है, समझ आ गई? यस सर. अच्छा, अब क्वेश्चन अराइज होता है, आप लोग के जहनों में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा. पहले तो हम कैरेक्टर टेबल को पहचान लेंगे, फिर हमने कैरेक्टर टेबल को तो थोड़ा बहुत पहचान लिए कि कैरेक्टर टेबल में कितने पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का क्या मतलब होता है और हर पार्ट को आप डिराइव कैसे करते हैं. ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स में ये जो कैरेक्टर टेबल में कैरेक्टर्स हैं इनको हम इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस भी कहते हैं. ठीक है, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस का मतलब ये होता है कि इससे फर्दर सिंपल कोई और रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती. मतलब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. डिफिनीशन इसका होता है irreducible representations are those representations which cannot be reduced further or simplified further. So ये आप लोग पास 1 1 1 ये -1 ये सारे irreducible representations हैं. कैरेक्टर्स भी कहलाते हैं लेकिन irreducible representations भी कहलाते हैं. तो ये irreducible representations हम डिराइव कर रहे हैं, लेकिन ये तब डिराइव होते हैं जब हमें ये सिमेट्री ऑफ फंक्शंस का पता होता है. ये पार्ट जो है ये वाइट पार्ट में जो शो किए गए हैं z r z x r y y r x x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x y x z y z, जब तक हमें इनका पता ना हो तो हम ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस डिराइव नहीं कर सकते. अब क्वेश्चन अराइज होता है हाउ टू असाइन दीज, ये चीज़ें हम कैसे असाइन करते हैं. तो उसके लिए द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम इसको असाइन कैसे करते हैं, ये एक्चुअली दिस इज फॉर द मॉलिक्यूल C2E मॉलिक्यूल है. C2E इज द पॉइंट ग्रुप फॉर वाटर. ठीक है, वाटर में एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और फिर दूसरी साइड पे दूसरा हाइड्रोजन है. तो इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन बीच में है और हाइड्रोजन उनके साथ लिंक्ड है. तो ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल्स हैं, मतलब ऑक्सीजन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन बॉन्डिंग, दे आर 1s2 2s2 2p4 ऑर्बिटल्स होते हैं. और हाइड्रोजन के कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, s ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को देख लें जनरली, पॉइंट ग्रुप तो खैर वैसे जनरल होता है लेकिन हम वाटर के लिए कंसिडर करें. तो अगर वाटर मॉलिक्यूल को आप जनरली देख लें तो इसमें आपके पास s और p ऑर्बिटल के कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, सो आप जब सिमेट्री ऑफ फंक्शंस डिराइव करते हैं
तो उसके लिए आपने क्या क्या शर्तों को देखना होता है, वो ये है। नंबर 1, किसको आवाज दे रहे हैं आप लोग? तो बीच में वो भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। ये आप लोग बार बार निकलते क्यों हैं, वापस क्यों आते हैं? एहसान अब फिर से बाहर है। सर ठीक है, मैं तो प्रेजेंट हूँ सर। अच्छा ये कोई और है? सही है, चलो ठीक है। मेरे ख्याल से कोई एक बंदा नहीं है क्लास में, जो सारे हैं, आई डोंट नो। अच्छा, द इसके लिए डेरिवेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? वो उसमें कंडीशंस हैं, ये आपने उसको फुलफिल करना। ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सिमेट्री में मिक्स। ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक बहुत बड़ा पोस्टुलेट भी है। ठीक है, वो ऑर्बिटल सिर्फ मिक्स हो सकते हैं जिनकी सिमेट्री सेम होती है। ठीक है, दूसरा, orbitals of the same symmetry belong to the same irreducible representations। मतलब किसी भी irreducible representation को जब आप डिराइव करते हैं तो उनकी सिमेट्री को देख के आप वो irreducible representations डिराइव कर सकते हैं। वो तो हमें पहले से अभी हमने देख भी लिया कि एस ऑर्बिटल के लिए जब हम irreducible representations डिराइव कर रहे थे तो हमने C2V में देखा है कि E C2 सिग्मा V डैश सब के लिए S ऑर्बिटल के लिए 1 ही करेक्टर आ रहा था, 1 irreducible representation आ रहा था। ठीक है, सो orbitals of the same symmetry belong to the same irreducible representation। कोई और ऑर्बिटल अगर इस तरीके से मतलब उनकी सिमेट्री एस ऑर्बिटल की सिमेट्री जैसी हो तो तब वो हम उसी कॉलम में लिख सकते हैं, अदरवाइज हम उस कॉलम में उस ऑर्बिटल को कभी भी नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, सो आप लोग देख भी रहे थे, ये देखें, इधर हमने एस ऑर्बिटल को लिखा है तो इधर हमने पी जेड ऑर्बिटल को लिखा है। तो इसका मतलब है कि इस C2V पॉइंट ग्रुप में एस और पी जेड ऑर्बिटल की सिमेट्री सिमिलर है, तो इसलिए हमने ये दोनों को लिखा हुआ है। अच्छा, फॉर C2V वाटर मॉलिक्यूल द ऑक्सीजन S and PZ atomic orbitals may contribute to any molecular orbitals of A1 symmetry but Px and Py may not। अब आप लोगों ने देख लिया, मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो हमने डिराइव की थी तो इसमें सिर्फ Pz और S ऑर्बिटल जो थे वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे टुवर्ड द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ A1। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसको हम Px के साथ भी लिख सकते हैं तो वो गलत है, क्योंकि Px और Py जो ऑर्बिटल्स हैं उनके जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं वो A1 के लिए हम नहीं लिख सकते, तो उनके लिए हमने फिर अलग अलग सिंबल्स असाइन किए हैं। Similarly, any valid molecular orbital must transform according to one of the irreducible representation of the molecular point group। मतलब कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो किसी भी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी भी पॉइंट ग्रुप के लिए वो अलग होगा। मतलब अब अगर आपने ये कह दिया है कि एस ऑर्बिटल हमेशा इस तरह होगा तो वो गलत होगा, वो पॉइंट ग्रुप टू पॉइंट ग्रुप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप अपनी जहन में रखें कि पी एक्स का ये मतलब नहीं है कि इसके करेक्टर्स हमेशा यही होंगे, ये करेक्टर्स चेंज भी हो सकते हैं फॉर एनी अदर पॉइंट ग्रुप, इसका मतलब ये है। अच्छा, नोटिस that the water HOMO is a pure oxygen px orbital of B1 symmetry। मतलब वाटर के होमो ऑर्बिटल्स में हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में px ऑर्बिटल है जो उसकी सिमेट्री क्या है, B1 सिमेट्री है उसकी। तो अगर आप अभी उसका मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करते हैं तो उसके px ऑर्बिटल के साथ आप क्या लिखेंगे, B1। तो अगर आप लोगों ने बुक्स में देखे भी होंगे कि एनर्जी लेवल डायग्राम में अक्सर हम लिखते हैं A1G
A1 B1 B2, तो वो इधर से आते हैं, ये चीज़ें इस तरीके से आती हैं। The hydrogen atoms with their 1s valence orbital lies in the nodal plane of the oxygen px orbital। अच्छा, फिर हाइड्रोजन जो है उनकी 1s ऑर्बिटल जो हैं वो ऑक्सीजन के px ऑर्बिटल के नोडल प्लेन में लाई करते हैं। ये तो उसकी लोकेशन के बारे में बता रहे हैं। नोडल प्लेन वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टेंस जो होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है, तो उसको हम नोडल प्लेन कहते हैं। The two hydrogen 1s orbital give rise to linear combination of A1 and B2 symmetry। जब दो हाइड्रोजन मिलते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो उनकी लीनियर कम्बिनेशन से आपको A1 और B2 ऑर्बिटल्स की सिमेट्रियाँ जनरेट होती हैं, ठीक है। The OH bonding molecular orbital must likewise be of A1 and B2 symmetry। तो जो OH बॉन्ड बन जाता है तो उनकी सिमेट्री क्या होगी, A1 और B2, given that given that all the irreducible representations of C2V are singly degenerate, so must be all the MOs of the water molecule। ठीक है, मतलब इनके जो irreducible representations हैं वो degenerate हैं, ठीक है। और ये सिर्फ इसी वाटर मॉलिक्यूल के लिए होंगे। अच्छा, नाउ कमिंग टूवर्ड अगेन टूवर्ड दिस साइड, अगर हम इसको देख लें तो आप पहले वाटर में ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स कंसिडर करें और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स कंसिडर करें, तो तब आप इसमें ये कह सकते हैं कि हमने उसमें z ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, ठीक है, एक्स ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, वाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, लेकिन इस साइड पे हमने एस ऑर्बिटल लिखा है। फिर सर्कुलर वेक्टर्स का क्या मतलब होता है, ये सर्कुलर वेक्टर्स कहाँ से आते हैं? असल में जब आप ऑर्बिटल्स को लेते हैं तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये डिफरेंट तरीक़ों से मतलब एक दूसरे के साथ मिलते हैं और बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ऑर्बिटल्स का जो एक्चुअल मतलब मिलने का जो तरीका होता है नोबडी कैन असाइन दैट, लेकिन हम उसको जनरली क्लासिफाई करते हैं इनटू थ्री टाइप्स ऑफ द मोशंस। एक होता है लीनियर, एक होता है वाइब्रेटरी और एक होता है सर्कुलेटरी। तो अब लीनियर कम्बिनेशन जो होती है उसको हमने z x y और इनसे रिप्रेजेंट किया है। सर्कुलेटरी को हमने r z r y r x से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। वाइब्रेटरी इसमें हम वो इसमें रिप्रेजेंट नहीं होते, हम वो कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए वाइब्रेटरी मोशंस जो होती हैं वो कैरेक्टर टेबल में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो इसलिए हम उनको कैलकुलेट करके बताते हैं कि उनकी वाइब्रेटरी मोशंस कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो वाइब्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो अभी आगे आ रहा है वो कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, चलो जी ऑक्सीजन में तो पी एक्स भी है और एस ऑर्बिटल मतलब पी ऑर्बिटल्स भी हैं और एक्स भी है, एस भी है, बट वाई वी हैव रिटन ये डी ऑर्बिटल्स। हालांकि ऑक्सीजन में तो ऐसे कोई भी ऑर्बिटल नहीं है जिनमें डी ऑर्बिटल जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। तो ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि C2V पॉइंट ग्रुप जो होता है दिस इज नॉट ओनली मेंट फॉर वाटर मॉलिक्यूल, ये और भी मॉलिक्यूल्स के लिए हो सकता है, ठीक है, लाइक H2S, ठीक है, H2S में भी C2V पॉइंट ग्रुप है। तो अगर H2S को आप कंसिडर कर लें तो उसमें सल्फर है, तो सल्फर का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करते हैं तो उनमें डी ऑर्बिटल होते हैं। तो अब इस तरह की केस के लिए तो आप अगर जनरलाइज बनाते हैं तो इसलिए हम फिर डी ऑर्बिटल को भी कंसिडर करेंगे और उनके असाइनमेंट्स करेंगे रिस्पेक्टिवली इन द करेक्टर टेबल। एनी क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? सर बस थोड़ा थोड़ा सारा है।
थोड़ा सा तो आ रहा है, लेकिन ये मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ इसको समझाने के लिए। मैं इंतहाई हद तक कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएं। लेकिन ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ऐसा है कि ये थोड़ा प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करना पड़ता है ना, तो इसकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के बाद आप इसको कह सकते हैं कि हाँ जी सही है, ये इस तरह होता है, ये उस तरह से होता है। तो अब आई कांट से एनीथिंग, लेकिन करेक्टर टेबल को इस तरह समझ जाएं जिस तरीके से आप लोग ABCs को समझते हैं। जब तक आप करेक्टर टेबल को नहीं समझेंगे तो ग्रुप थ्योरी के एप्लीकेशंस पे हम नहीं जा सकेंगे। Yes, sir. Anybody who has a problem in character table derivation may ask. कौन कौन से क्वेश्चन सर पूछेंगे? तो पूछे ना, आपको कोई क्वेश्चन हो यू मे आस्क प्लीज। एहसान साहब आप पूछें। सर जी बिल्कुल हमें समझ ही नहीं आ रहा है। किस चीज़ की समझ मैं नहीं बता आई? रहा था कि बिल्कुल हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें पहले A1 कैसे करते हैं, फिर B1, फिर ये कंसीक्वेंस में कैसे करेंगे, पहला कौन सा करेंगे, दूसरा कौन सा करेंगे, ये सब बिल्कुल ये जो टेबल है ये समझ नहीं आ रहा है। ये सबको समझ नहीं आ रही कि सिर्फ एहसान साहब को समझ नहीं आ रही? जी। Anybody else who has the same feeling like Ehsan? सर जी। इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो जेड आर जेड ये हम ए के सामने किस तरह कौन सा वाला लिखेंगे, बी के सामने कौन सा वाला लिखेंगे, इसके हमें लिटिल बिट मुश्किलात हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप जब पहले बात तो ये है कि आप ये करेक्टर टेबल ऐसे नहीं होता, इस तरह डिराइव नहीं होता, ये इस शक्ल में नहीं होता कभी भी। ये आपने डिराइव करना पड़ता है, ठीक है। ये इस शक्ल में डिराइव करने के लिए ये जो मैं बता रहा था ना, ये सारे डिराइवेशन के स्टेप्स थे एक्चुअली। लेकिन वो मैं इसी के साथ बता रहा था। आप स्लाइड्स हैं तो मैं इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा था उसको, और ड्रॉ करना मुश्किल भी है, हर एक को अलग अलग करके फिर से ड्रॉ करें और फिर से उसको इस तरह लिखें। असल में आप Z के लिए सिमेट्री ऑपरेशंस परफॉर्म करें, उनके लिए करेक्टर्स डिराइव करें, ठीक है। फिर RZ के लिए इस तरह करें, फिर X के लिए करें, फिर RY के लिए करें, फिर इस तरह Y के लिए करें, फिर RX के लिए करें। तो जब आप ये कर लेंगे ना, तो आप इनको कंपेयर करें आपस में। आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि Z का एक यूनिक करेक्टर्स होंगे, ठीक है। X के यूनिक होंगे, वो आप किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे। जी। सर जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम ये C2B के नीचे जो हमने A1 AB A2 B1 B2 लिखा है ये हम लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि हमें हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ये आप समझ गए हैं। यस ये सर। बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप डायरेक्ट पहले हम करेक्टर्स डिराइव करेंगे, ठीक है। यस सर। यू यस सर। गॉट इट, यू गॉट इट। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। आप पहले करेक्टर्स डिराइव करेंगे, ठीक है। यस ये सर। जगह खाली होगी, मतलब A1 यस A2 सर। B1 B2 ये खाली होगी। पहले आप कैरेक्टर्स डिराइव करें, फिर आप, मैं अभी जो बता रहा था ना कि ये आपने कैरेक्टर्स डिराइव किए EC2 सिग्मा वी डैश के लिए, तो Z के कैरेक्टर्स X के कैरेक्टर से मुख्तलिफ हैं, यस ठीक है। सर। फिर X के कैरेक्टर Y से मुख्तलिफ हैं, और जाहिर सी बात है आप देख भी रहे हैं कि उसके कैरेक्टर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फिर सिमिलरली RZ के कैरेक्टर सबसे मुख्तलिफ हैं। फिर RY के कैरेक्टर्स X की जैसे हैं, फिर RX की कैरेक्टर्स Y जैसे हैं। तो आप इनको रिस्पेक्टिवली उसी कॉलम में लिख सकते हैं कि इनके ये है, इनका ये है, इसका ये होगा, इसका वो होगा, यस सर। ठीक है। वन वे एंड और द अदर वे ये आप लिख सकते हैं इजीली। आप
करेक्टर टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं बाय डिराइविंग देयर इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, और फिर जब आप इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस डिराइव कर लेंगे तो उनको आपस में एक दूसरे के साथ भी कंपेयर करें, ठीक है। जो जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एक दूसरे के साथ मैच कर जाते हैं सो यू कैन एंजॉय। लेकिन आप लोगों का तो अभी ये चीज़ नहीं है ना, आप लोग के MCQ टाइप के पेपर्स हैं, तो आप इसको समझ लिया करें, ये समझने की हद तक आप जाया करें कि कैसे समझ लें कि और ये चीज़ आपके पास आ जाए। हम मिड टर्म तक ये करेक्टर टेबल तक जाएंगे, फिर आगे मैं एप्लीकेशंस जो हैं वो पढ़ा भी दूंगा, लेकिन वो मिड टर्म में इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। सब्र करें चेयरमैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैर है सर जी। जी हाँ जी। हाँ जी। ना ako zanasham kole ako individual teacher kole account ki kay na ako mang kada ko zama sar password o email wono alumat ho zama sar chi नहीं zanasham kole reka agara sar ishte o da abbas se pura sar nish जी ma ko yo self pali kare ma no sir de ma ko sar ko class kiam kana da class waqt nam biya sar sar discuss अच्छा so सो यू कैन सी कि ये जो करेक्टर्स होते हैं ये यूनिक होते हैं। हर एक करेक्टर्स का जो नंबर होता है और उसके साथ सिंबल लगता है ये यूनिक होता है। ये जो आप A1 A2 और B1 B2 जब आप लिखेंगे ना तो ये आप इन करेक्टर्स को देख के लिखेंगे। A1 तब लिखेंगे जब आप ये देख लें कि C2 सिमेट्रिकल है, A लिखेंगे। तो आप इसके साथ भी ये 1 1 छोड़ देंगे, इसको मैं अभी इग्नोर करता हूँ कि इसके साथ मैंने 1 लिखा हुआ है, इसके साथ A2 लिखा है, इसको छोड़ दें। जब आप C2 को देख लें कि सिमेट्रिकल है तो आप इसको A लिखें, इसको भी A लिखें। जब आप सिग्मा V को देखें कि ये एक में सिमेट्रिकल है एक नॉन सिमेट्रिकल है तो आप इसके साथ 1 लिखें, इसके साथ 2 लिखते हैं। जब आप C2 को लिखते हैं मतलब प्रिंसिपल एक्सिस इसमें C2 ही है तो हम इसे प्रिंसिपल एक्सिस को देखते हैं। सो इसमें ये एंटी सिमेट्रिक है और ये भी एंटी सिमेट्रिक है तो हमने दोनों के लिए B लिख दिया, ठीक है। फिर अब एक में जो सिग्मा V की वैल्यू है वो 1 है तो हमने इसके साथ B1 लिख दिया, लेकिन एक में सिग्मा V की वैल्यू -1 है तो हमने इसके साथ 2 लिख दिया। सो ये आखिर में लिखा जाता है, ये जो A1 A2 B1 B2 ये आखिर में लिखते हैं। ये पहले आपने ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस डिराइव करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आपको इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस नहीं पता तो आप ये जो सिंबल्स हैं लेबल्स हैं इनको ये असाइन नहीं कर सकते। तो पहली बात ये अपने जहन में रखें, सबसे पहली बात ये कि आपको ये पता हो कि पॉइंट ग्रुप में कौन से सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, फिर उन सिमेट्री ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, मतलब बॉन्डिंग में कौन कौन से ऑर्बिटल्स हिस्सा लेते हैं। तो उसी के ऊपर आप ये सारे जो सिमेट्री ऑफ फंक्शंस है ये भी असाइन कर सकते हैं और जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं ये भी असाइन कर सकते हैं जी। नाउ यू मे आस्क क्वेश्चंस, वी मे प्रोसीड टू अदर कैरेक्टर टेबल्स, लेकिन वो फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा सो आई विल स्टॉप ओवर हियर, ठीक है।
सर सर जी सर दे ए से